कल्पना करने वाली बात है। बाहर 48 घंटे का सख्त कर्फ्यू लगा हुआ है, सड़कों पर मौत नाच रही है, इमारतें जल रही हैं और खौफ इस कदर हावी है कि लोग अपने ही घरों में सांस लेने से भी डर रहे हैं। बिल्कुल, एकदम डरावना माहौल। हाँ, और ठीक ऐसे भयानक वक्त में एक इंसान अपनी या किसी की जान बचाने से ज्यादा इस बात की फिक्र कर रहा है कि उसका मजहबी लिबास कैसा दिख रहा है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। सही कहा। क्या ये महज एक बेवकूफ़ी है या फिर हमारी उस खोखली मानसिकता का आईना जिसे हम पहचान का नाम देते हैं? आज हम सादत हसन मंटो की लिखी बेहद मशहूर कहानी मोज़ेल पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। इस उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के हर पन्ने, हर किरदार और हर भावना को आज इस तरह खोलकर रखना है कि सुनने वाले सीधे बम्बई की उन खौफनाक गलियों में पहुंच जाएं। और इसे उधेड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मंटो कभी भी सीधी बात नहीं करते। मतलब वो किरदारों के जरिए इंसानी फितरत के उस अंधेरे कोने में टॉर्च डालते हैं जहां इंसान खुद भी झांकने से डरता है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, इस कहानी की पृष्ठभूमि बहुत डरावनी है। ये बंटवारे के आसपास का वो दौर है जब बंबई शहर दंगों की आग में झुलस रहा था। हर तरफ मजहबी कट्टरता का जहर हवा में घुल चुका था। मंटो ने फसादों को बिना किसी पक्षपात के बस घटनाओं के रूप में रखा है। हाँ, एक तटस्थ कहानीकार की तरह। एकदम। और इसी घुटन भरे माहौल में कहानी की शुरुआत होती है अडवाणी चैम्बर्स की छत से। रात के करीब 3 बज रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है और हमारा मुख्य किरदार त्रिलोचन पूरे 4 साल में पहली बार रात का खुला आसमान देख रहा है। और आसमान का वो दृश्य मंटो ने क्या खूब बांधा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे बादलों से आजाद वो आसमान किसी बहुत बड़े खाकिस्त्री तंबू की तरह पूरी बंबई पर तन गया हो। हाँ, और वो तारों वाला हिस्सा। अरे हाँ, तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे आसमान से झड़कर नीचे इमारतों पर अटक गए हों और जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहे हों। लेकिन एक बात जो बहुत अजीब लगती है, बाहर का मौसम जितना शांत है, त्रिलोचन के अंदर उतनी ही भयानक बेचैनी उबल रही है। अंदर एक तूफान है। वो 4 साल से अपने फ्लैट की मशीनी हवा का आदी था, लेकिन आज वो छत पर एक पानी के मोटे नल पर बैठा बहुत ही गहरी उधेड़-बुन में है। उस बेचैनी की एक बहुत ठोस वजह है, और वो वजह है कृपाल कौर। वो सिख लड़की। हाँ, एक बहुत ही कोमल, नर्म और नाजुक सिख लड़की जो इस वक्त एक ऐसे मोहल्ले में फंसी हुई है जहां कट्टर मुसलमानों का कब्जा है। त्रिलोचन को पता है कि 48 घंटे का कर्फ्यू है, दंगे भड़के हुए हैं, कई मकान जल चुके हैं। तो वो डर रहा है। बिल्कुल। उसका दिमाग ये सोच सोचकर सुन्न हो रहा है कि ऐसी नाजुक लड़की का उस खौफनाक मोहल्ले में क्या हश्र होगा। वो जानता है कि कोई भी उसे मौत के मुंह में धकेल सकता है। एक मिनट, यहीं पर एक बात बहुत खटकती है। मतलब त्रिलोचन कृपाल कौर के लिए तड़प तो रहा है, लेकिन कृपाल के परिवार को लेकर उसके विचार कंपा देने वाले हैं। हाँ, वो हिस्सा काफी गहरा है। सुनने वालों को बता दें कि कृपाल के परिवार में एक अंधी माँ है, एक लकवाग्रस्त पिता है और एक भाई है निरंजन। निरंजन को त्रिलोचन मन ही मन कंकर सिंह कहता है, क्योंकि वो त्रिलोचन और कृपाल के रिश्ते के बीच एक रोड़ा, एक कंकर है। और वो देवलाली में है। हाँ, वो देवलाली में अपने ठेके के काम में मस्त है। उसने बंबई के इन फसादों को बहुत हल्के में लिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि त्रिलोचन सोचता है कि अगर कृपाल का लकवाग्रस्त बाप और अंधी माँ मारे भी जाएं, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाप रे। सच में। वो सोचता है कि अगर निरंजन भी मारा जाए तो मैदान पूरी तरह साफ हो जाएगा, बस सिर्फ कृपाल कौर बच जाए। तो यहां सवाल उठता है कि क्या हम इसे सच में प्यार कह सकते हैं, या फिर ये दंगे के खौफ से पैदा हुआ कोई स्वार्थी ऑब्सेशन है। देखिए, ये बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। मंटो यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि संकट के समय जब इंसान के वजूद पर खतरा मंडराता है तो उसके सारे नैतिक आवरण गिर जाते हैं। मतलब इंसान असली रूप में आ जाता है। बिल्कुल, त्रिलोचन का ये स्वार्थ उसे क्रूर जरूर बनाता है, लेकिन यही इंसानी फितरत का सबसे बुनियादी रूप है। मौत के खौफ के बीच इंसान सिर्फ उसी चीज को बचाना चाहता है जिससे उसे सबसे ज्यादा लगाव है। बाकी सब उसके लिए बेमानी हो जाता है। तो वो कृपाल को एक संपत्ति की तरह देख रहा है। हाँ, त्रिलोचन का कृपाल के लिए जो प्रेम है वो अब एक तरह की स्वार्थी सनक बन चुका है। उसे कृपाल कौर एक पवित्र और पाकीज़ा चीज लगती है जिस पर वो सिर्फ अपना हक समझता है। और शायद यही वजह है कि जब वो इस पाकीज़गी और सनक के बीच झूल रहा होता है, तभी उसके ख्यालों में एक ऐसा चेहरा उभरता है जो कृपाल कौर के एकदम उलट है। मोज़ेल। हाँ, मोज़ेल का चेहरा।
वो यहूदी लड़की जिसे त्रिलोचन को कभी घुटनों तक, उसी के शब्दों में कहें तो गोडे गोडे इश्क हुआ था। वो वर्णन बहुत ही शानदार है। एकदम। मोज़ेल का जो चित्र मंटो ने शब्दों से उकेरा है वो किसी के भी दिमाग में हमेशा के लिए छप सकता है। पहली मुलाकात में वो एक सफ़ेद ढीला ढाला चोगा पहने हुए थी, उसके भूले बाल बिखरे हुए थे और होठों पर बहुत ही मोटी बासी सी लिपस्टिक लगी थी जो बिल्कुल भैंसे के गोश्त के टुकड़े जैसी लग रही थी। और पैरों में वो खड़ाऊं। मोज़ेल के पैरों की खड़ाऊं महज कोई जूता नहीं है, वो उसके पूरे चरित्र का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। कैसे? याद कीजिए वो दृश्य जब त्रिलोचन पहली बार मोज़ेल को देखता है। मोज़ेल बाहर आती है, उसकी खड़ाऊं सीमेंट के फर्श पर फिसलती है और वो सीधे त्रिलोचन के ऊपर आ गिरती है। हाँ, वो साबुन वाला हिस्सा। बिल्कुल। त्रिलोचन की हालत ऐसी हो जाती है जैसे मोज़ेल किसी साबुन की तरह उसके सारे बदन पर फिर गई हो। मोज़ेल का ये फिसलना असल में उसकी आज़ाद रूह का प्रतीक है। वो किसी सांचे में फिट नहीं बैठती, उसे किसी एक इंसान या विचारधारा में बांधकर नहीं रखा जा सकता। ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है। मोज़ेल उस तेज हवा की तरह है जिसे इंसान अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है, लेकिन वो हमेशा उंगलियों के बीच से निकल जाती है। एकदम सही। वो एकदम आजाद है, बेपरवाह है। वो त्रिलोचन के साथ जमकर खाती है, पीती है, सारा दिन जुहू बीच पर नहाती है, लेकिन त्रिलोचन को कभी खुद पर हावी नहीं होने देती। वो उसे अपने तरीके से नचाती है। हाँ, कई बार तो ऐसा होता है कि त्रिलोचन उसे बड़ी शान से सजा धजा कर सिनेमा घर ले जाता है और वो उसे वहीं अकेला छोड़कर अपने किसी पुराने दोस्त के पास जा बैठती है। और मजेदार बात यह है कि त्रिलोचन ये सब बर्दाश्त करता है। उसे मोज़ेल की ये बेरुखी, ये तौहीन सहने की एक अजीब सी लत लग जाती है। ऐसा क्यों? कोई अपनी इतनी बेइज्जती क्यों सहेगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, त्रिलोचन अंदर से एक डरा हुआ, नियमों और दिखावे में बंधा हुआ इंसान है और मोज़ेल उसकी उस आज़ादी का प्रतिनिधित्व करती है जिसे वो खुद कभी जी नहीं पाया। लेकिन मोज़ेल त्रिलोचन के दिखावे पर, उसके मजहबी प्रतीकों पर बहुत तीखे तंज कसती है। वो अंडरवेयर वाला संवाद। हाँ, उनके बीच का वो अंडरवेयर वाला संवाद इस कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो संवाद तो सच में बहुत तीखा है। मोज़ेल अंडरवेयर पहनने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि इससे उसे घुटन होती है। और फिर त्रिलोचन क्या कहता है? जब त्रिलोचन उसे हया, शर्म और मजहब का वास्ता देता है तो मोज़ेल सीधा पलटवार करती है। वो पूछती है कि त्रिलोचन पतलून के नीचे जो सिल्की अंडरवेयर पहनता है वो क्या उसके मजहब का हिस्सा है? बहुत ही गहरा तंज है ये। हाँ, वो कहती है कि क्या त्रिलोचन का मजहब उसके अंडरवेयर में छिपा बैठा है? या मुझे ये समझना है कि मोज़ेल का तर्क असल में क्या है? क्या वो महज त्रिलोचन को नीचा दिखाने के लिए ऐसी बातें करती है? नहीं, मोज़ेल त्रिलोचन को नीचा नहीं दिखा रही, बल्कि वो उसके पाखंड को बेनकाब कर रही है। अंडरवेयर यहाँ ढोंग का प्रतीक है। मोज़ेल ये समझाना चाहती है कि जो चीज़ अंदर छुपानी पड़े, जिसका बाहर कुछ और अंदर कुछ और रूप हो, वो मजहब कैसा? ओह, अब समझ आया। हाँ, त्रिलोचन बाहर से बहुत बड़ा मजहबी इंसान बनता है, लेकिन अंदर से वो रेशमी अंडरवेयर पहनने का शौक रखता है। यानी उसकी असलियत और दिखावे में एक बड़ा फासला है। इसके उलट मोज़ेल बाहर और अंदर से बिल्कुल एक जैसी है, बिना किसी आवरण के, इसलिए उसे किसी भी तरह के ढोंग से घुटन होती है। ये बात तो त्रिलोचन को बहुत बुरी तरह चुभ गई होगी, लेकिन फिर भी वो मोज़ेल को छोड़ नहीं पाता, बल्कि उनके बीच की ये कश्मकश एक अजीब मोड़ पर पहुंच जाती है जब त्रिलोचन उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। और मोज़ेल की वो शर्त? बिल्कुल, मोज़ेल एक ऐसी शर्त रख देती है जो त्रिलोचन के पूरे वजूद को हिलाकर रख देती है। मोज़ेल साफ कह देती है कि वो एक सिख से शादी नहीं कर सकती। शादी तभी होगी जब त्रिलोचन अपने केस और दाढ़ी कटवा दे। उस रात का वो दृश्य मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत भारी है। मोज़ेल त्रिलोचन की दाढ़ी से खेल रही है। वो एक-एक करके त्रिलोचन की दाढ़ी में लगी पिनें निकालती है और उन्हें अपने दांतों तले दबा लेती है। वो बटवा बनाने वाली बात? हाँ, वो बहुत ही मजाकिया लहजे में कहती है कि त्रिलोचन के बाल कितने मुलायम हैं, वो इन्हें गूंथकर अपने लिए एक फर्स्ट क्लास बटवा बनाएगी। त्रिलोचन गुस्से से तिलमिला उठता है। उसे लगता है कि मोज़ेल उसके पवित्र मजहब का, उसकी पहचान का मजाक उड़ा रही है। लेकिन प्यार की, या यूं कहें कि अपनी उस सनक की खातिर त्रिलोचन हार मान लेता है। वो फोर्ट जाकर अपने सारे बाल और दाढ़ी मुंडवा देता है। और मोज़ेल का रिएक्शन देखने लायक था। एकदम। जब मोज़ेल उसे इस नए रूप में देखती है तो वो खुशी से लगभग पागल हो जाती है।
वो उस पर टूट पड़ती है, लिपट जाती है, उसे चूमने लगती है। वो इतना शोर मचाती है कि उसकी नाक से पानी बहने लगता है, जिसे वो अपनी स्कर्ट से पोंछती है। सब कुछ तय हो जाता है। पूना में शादी होनी थी। हाँ, पूना में सिविल मैरिज होनी थी। त्रिलोचन टैक्सी स्टैंड पर पूरे 1.5 घंटे तक इंतजार करता रहता है, लेकिन मोजिल नहीं आती। बहुत बड़ा धोखा था वो। यहाँ रुककर मुझे ये पूछना है, यहाँ मोज़ेल बहुत ही क्रूर और बेमुरव्वत नजर आती है। क्या उसने सिर्फ त्रिलोचन को उसकी नज़रों में गिराने के लिए, उसके मजहब का मजाक उड़ाने के लिए ये सब किया? सतही तौर पर देखने से बिल्कुल ऐसा ही लगता है। त्रिलोचन को भी यही लगता है कि मोज़ेल एक वाहियात और धोखेबाज लड़की है। लेकिन मोज़ेल की सरकत के पीछे एक बहुत गहरी आज़ादी की भावना है। आज़ादी कैसे? मोज़ेल किसी भी चीज़ में बंधना नहीं चाहती, न त्रिलोचन के मजहब में, न ही शादी के उस बंधन में जिसे त्रिलोचन एक पिंजरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। जब त्रिलोचन अपने बाल कटवाता है तो मोज़ेल को लगता है कि उसने त्रिलोचन को उसके ढोंग से आज़ाद कर दिया है, लेकिन वो खुद उसके साथ बंधने को तैयार नहीं होती। मोज़ेल के दिल के तारों को समझना इतना आसान नहीं है। वो किसी भी खांचे में फिट नहीं होती। और कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है, अडवाणी चैम्बर्स की उसी छत पर जहां त्रिलोचन कृपाल कौर की चिंता में घुल रहा है। तभी वो जानी पहचानी करख्त आवाज सुनाई देती है, खड़ाओं की खट खट। मोज़ेल प्रगट होती है। वो दृश्य भी बहुत नाटकीय है। बिल्कुल। वो ढीला ढाला लंबा कुर्ता पहने हुए है। छत पर आते ही वो एक जोर की अंगड़ाई लेती है, जिससे उसके शरीर के खरोच और नीले निशान दिखाई दे जाते हैं। मोज़ेल त्रिलोचन की बड़ी हुई दाढ़ी देखकर तंज कसती है कि वो फिर से सिख बन रहा है। यहाँ त्रिलोचन अपनी नई पहचान यानी कृपाल कौर को एक ढाल की तरह मोज़ेल के सामने पेश करता है। वो मोज़ेल को बताता है कि वो एक पाकीज़ा मजहब की पाबंद लड़की से शादी करने वाला है और उसी के लिए वो दोबारा बाल बढ़ा रहा है। वो सच छुपाता है कृपाल से। हाँ, वो कृपाल से अपनी कटी हुई दाढ़ी का सच छुपा रहा है। वो ये जताना चाहता है कि मोज़ेल जैसी बेहया लड़की से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोज़ेल की प्रतिक्रिया यहाँ चौंकाने वाली होती है। वो तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाती है। बिल्कुल। जब त्रिलोचन उसे कृपाल की स्थिति के बारे में बताता है, उस मोहल्ले और कर्फ्यू के खतरे के बारे में बताता है, तो मोज़ेल का असली रूप सामने आता है। वो मोज़ेल जो अब तक इतनी बेपरवाह, मतलबी और लापरवाह लग रही थी, बिना एक पल सोचे उस लड़की को बचाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे उसने कभी देखा तक नहीं। वो तुरंत कहती है कि चलो आओ तुम्हारी उस कौर को ले आएं। लेकिन यहाँ फिर से एक अजीब टकराव होता है। हाँ, मोज़ेल समझदार है। वो जानती है कि जिस मोहल्ले में वो जा रहे हैं वो कट्टर मुसलमानों का है। इसलिए वो त्रिलोचन से कहती है कि वो बिना पगड़ी के चले ताकि उसकी जान को खतरा न रहे। और त्रिलोचन क्या कहता है? वो मौत के साये में खड़े होने के बावजूद अपनी पहचान और मजहबी दिखावे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते कि कृपाल ने उसे कभी नंगे सिर नहीं देखा, अगर वो बिना पगड़ी के गया तो कृपाल उससे नफरत करने लगेगी। मोज़ेल उसे सिली इडियट कहती है। यहाँ एक तरफ त्रिलोचन है जो मौत से ज्यादा दिखावे से डरता है, और दूसरी तरफ मोज़ेल है जिसे किसी दिखावे की कोई परवाह नहीं। ये मोज़ेल की सबसे बड़ी खासियत है। उसके लिए इंसान की जान से बढ़कर कोई लिबास, कोई मजहब या कोई सामाजिक पहचान नहीं है। वो त्रिलोचन के इस ढोंग पर बुरी तरह झल्ला जाती है। और इसके बाद शुरू होता है कर्फ्यू से घिरी उन खौफनाक गलियों का सफर। सन्नाटे में मोज़ेल की खड़ाओं की खटखट की आवाज एक बहुत बड़ा शोर पैदा कर रही है, जो मौत के माहौल में जिंदगी के धड़कने का एहसास दिलाती है। वो सफर सच में दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला है। रास्ते में एक पुलिस वाला उन्हें रोकता है, लेकिन मोज़ेल बड़े ही चालाकी से उसे सिगरेट देकर चकमा दे देती है। और फिर वो लूटपाट वाला दृश्य आता है। हाँ, वो दृश्य जो सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देता है। सामने से एक आदमी बड़ी सी परात सिर पर रखे लूटपाट करके आ रहा है। वो त्रिलोचन की पगड़ी और दाढ़ी देखकर उसे सिख समझ लेता है और तुरंत अपने नेफे से चाकू निकालने लगता है। त्रिलोचन की तो जान ही अलग में आ जाती है। का नाटक करती है और सीधा जाकर त्रिलोचन को धक्का देती है। वो ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो त्रिलोचन को पहले से जानती है और उस पर चिल्ला रही है, उसे पीट रही है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि मोज़ेल का ये नाटक काम कैसे कर गया। उस लुटेरे ने उन दोनों को मारा क्यों नहीं? देखिए, यहाँ मोज़ेल ने बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल किया। जो लोग दंगों में लूटपाट या हत्या करते हैं, वो शिकार से डर और भागने की उम्मीद करते हैं। डर की उम्मीद। हाँ, मोज़ेल ने डरने के बजाय खुद ही हमलावर का रूप ले लिया। उसने त्रिलोचन पर इस कदर अधिकार और गुस्सा दिखाया कि वो लुटेरा पूरी तरह कंफ्यूज हो गया।
मोज़ेल का ये अप्रत्याशित और निडर बर्ताव उस लुटेरे के दिमागी पैटर्न को तोड़ देता है। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया। वो लुटेरा हक्का बक्का रह जाता है और उसे लगता है कि ये कोई शराबी औरत का आपसी झगड़ा है। वो चकमा खाकर अपनी प्रात उठाता है और वापस लौट जाता है। मोज़ेल की ये दिमागी हाजिर जवाबी ही उसे खास बनाती है। वो मौत के सामने खड़ी होकर भी ठहाके लगा सकती है। और फाइनली मौत को चकमा देते हुए वो महंगा सिंह के उस फ्लैट तक पहुंचते हैं। सीढ़ियों का मंजर भयानक है। खून के बड़े बड़े धब्बे बिखरे पड़े हैं। बहुत ही खौफनाक। पूरी इमारत में लूटपाट और धींगामुश्ती चल रही है। खौफ का वो मंजर ऐसा है कि किसी का भी खून सूख जाए। अंदर फ्लैट का नजारा और भी ज्यादा डरावना है। कृपाल कौर और उसके माता पिता दहशत के मारे कोने में कांप रहे हैं। बाहर खड़ी हिंसक भीड़ दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है। कृपाल कौर इतनी डरी हुई है कि उसकी चीखें भी उसके गले में घुट रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। बहुत ही बेबसी का पल है। और तब उस चरम संकट के पल में मोज़ेल एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी कल्पना भी कोई इंसान नहीं कर सकता। मोज़ेल आनन फानन में कृपाल कौर के पास जाती है, उसकी कमीज उतारती है और अपना ढीला कुर्ता उस पाकीज़ा सिख लड़की को पहना देती है और खुद पूरी तरह नंगी हो जाती। मंटो लिखते हैं कि वो पूरी तरह नंगी खड़ी थी। मुझे ये समझना है कि मोज़ेल ने ऐसा क्यों किया। क्या ये सिर्फ भीड़ का ध्यान भटकाने के लिए था या इसके पीछे कुछ और भी था? ये दृश्य इस कहानी का, बल्कि मंटो के पूरे साहित्य का सबसे ताकतवर रूपक है। एक बदनाम, लापरवाह और मजहब से परे यहूदी लड़की एक पाकीज़ा और पवित्र सिख लड़की की जान बचाने के लिए अपने शरीर, अपनी आबरू और अपनी जान की बाजी लगा देती है। बहुत बड़ी बात है। वो नंगी इसलिए होती है क्योंकि उस भीड़ के लिए मजहब सिर्फ कपड़ों में बसता है। जब वो नंगी होकर बाहर जाएगी तो वो ना सिख होगी, ना हिंदू, ना मुसलमान। वो सिर्फ एक नंगा जिस्म होगी जो दरिंदों को कुछ पलों के लिए अंधा कर देगा। वो त्रिलोचन को कहती है कि वो कृपाल को यहां से निकाल ले जाए और खुद उन दरिंदों का ध्यान भटकाने के लिए दरवाजा खोलकर बाहर कूद पड़ती है। मोज़ेल जोर से चिल्लाती है, दरवाजा खोलती है और धड़ाम से बाहर खड़ी उस हिंसक भीड़ पर गिरती है। सब के सब उस अचानक हुए नजारे से बौखला जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं। और उसी पल का फायदा उठाकर, हाँ, इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर त्रिलोचन कृपाल कौर को लेकर वहां से भाग निकलता है। मोज़ेल सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागती है। वो भूखी भीड़ उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन तभी उसकी उसी खड़ाओं के कारण उसका पैर फिसलता है। वो खड़ाओं फिर से वो पत्थर के सीढ़ियों और लोहे के जंगले से टकराती हुई धड़ाम से नीचे आ गिरती है। ये खड़ाओं का दूसरा फिसलना है। पहली बार जब खड़ाओं फिसली थी तो मोज़ेल त्रिलोचन की जिंदगी में आई थी, और आज जब खड़ाओं फिसली है तो वो इस दुनिया से जा रही है। जब त्रिलोचन उसे देखने नीचे उतरता है तो मोज़ेल बुरी तरह घायल हो चुकी है। उसके मुंह, कान और नाक से लगातार खून बह रहा है। और वो भीड़ खामोश होकर मोज़ेल के नंगे, खरोचों और खून से भरे शरीर को बस देखे जा रहे हैं। कोई आगे नहीं बढ़ता। और यहाँ त्रिलोचन क्या करता है? त्रिलोचन अपनी पगड़ी उतारता है। हाँ, वही पगड़ी जिसके लिए वो मोहल्ले में घुसने से पहले अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था, जिसे उतारने से उसने साफ मना कर दिया था। अब वो उसी पगड़ी को खोलकर मोज़ेल के नंगे शरीर को ढकता है। बहुत ही मार्मिक दृश्य है। मोज़ेल अपनी बड़ी बड़ी यहूदी आंखें खोलती है जो अब दर्द से लाल हो चुकी हैं। उसके मुंह से खून के बुलबुले उड़ रहे हैं। वो अंतिम सांसें गिनते हुए त्रिलोचन से पूछती है कि क्या कृपाल कौर सुरक्षित निकल गई। त्रिलोचन अपनी आंखों ही आंखों में हाँ कहता है। मोज़ेल राहत की एक गहरी सांस लेती है, जिससे उसके मुंह से और ज्यादा खून बहने लगता है, और फिर वो अपने बदन से त्रिलोचन की वो पगड़ी हटा देती है। वो अंतिम पलों में मुस्कुराते हुए कहती है, ले जाओ इसको अपने इस मजहब को। और उसका हाथ हमेशा के लिए गिर जाता है। ले जाओ इसको अपने इस मजहब को। ये महज एक वाक्य नहीं है, ये पूरी इंसानियत के चेहरे पर मंटो का मारा हुआ सबसे करारा तमाचा है। त्रिलोचन जिस पगड़ी को मोज़ेल के जिस्म पर डालता है वो उसका मजहब है, उसका वो अंडरवेयर है जिसे वो हर हाल में ओढ़े रखना चाहता था। और मोज़ेल उसे ठुकरा देती है। बिल्कुल। जो जिंदगी भर बेपरवाह रही, जो दिखावे से दूर रही, वो मौत के बाद भी उस झूठे मजहब का कफन ओढ़ना नहीं चाहती। मोज़ेल का यह आखिरी बलिदान हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि पाकीज़गी और बेहयाई का असली पैमाना आखिर क्या है। सोचने वाली बात है। क्या मजहब और इंसानियत के बीच का फर्क सिर्फ लिबास, दाढ़ी और दिखावे का है? जो मोज़ेल त्रिलोचन की नज़रों में बेहया थी, लाओबाली थी, जिसने कभी अंडरवेयर नहीं पहना,
उसी मोज़ेल ने आखिरी पलों में इंसानियत का वो लिबास पहना हुआ था जिसे कोई मजहब नहीं देख सका। मंटो हमें यही आईना दिखाते हैं। कैसे हमारे बनाए हुए ये बाहरी आवरण उस वक्त धरे के धरे रह जाते हैं जब एक सच्ची और निडर रूह इंसानियत के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। ये कहानी सुनने वालों के जहन में एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिस पे शायद उम्र भर विचार करने की जरूरत है। जब हमारी जान पर बन आती है, जब संकट हमें चारों तरफ से घेर लेता है, तब असल में हमें कौन बचाता है? हमारे मजहब के वो खोखले प्रतीक और लिबास, या एक इंसान की निस्वार्थ और बेखौफ कुर्बानी? इस सवाल का जवाब हर इंसान को अपने अंदर खोजना होगा। इस मार्मिक और दिल को चीर देने वाली कहानी के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादात हसन मंटो की ये कृति हमें जो इंसानियत का सबक दे जाती है, वो शायद ही कोई और दे पाए। अगर मोज़ेल की ये बेखौफ रूह और मंटो की ये कहानी दिल को छू गई हो, आपको अंदर तक झकझोर गई हो, तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जब भी इंसानियत और जज्बातों से भरी कोई नई कहानी आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए उस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।